आज के इस अभिनव कार्यक्रम में आप सभी कला प्रेमियों, साहित्य प्रेमियों, अनुरागियों और विद्वजनों का मैं ऋतु अस्थाना, रूही फरीदाबादी, संस्थापिका एवं अध्यक्ष सृजनिका रचना संसार, सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार अपने साथ नए नए साहित्यकारों, शिक्षाविदों, कला प्रेमियों और कहानीकारों और समाज सेविकों को लाते हैं अपने पटल पर और उनसे आपका परिचय कराते हैं और जानते हैं उनसे उनके जीवन के बारे में, उनके सृजन यात्रा के बारे में, साहित्यिक यात्रा के बारे में। तो ऐसे ही इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं फरीदाबाद की जानी मानी हस्ती आदरणीय डॉक्टर अंजू दुआ जैमनी मैम। मैम, आपका पटल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैम से अभी हम कुछ समय पहले ही जुड़े हैं। बहुत ही सरल और मृदुभाषी है मैम, सरल हृदय के स्वामिनी हैं। और इतना ही नहीं, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी थी और इसके साथ साथ उन्होंने साहित्य में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। अनेकों उन्होंने पुरस्कारों से ये नवाजी गई हैं। तो आइए जानते हैं आज उन्हीं से उनके बारे में थोड़ा सा परिचय। तो मैम, मैं जानना चाहूंगी कि आप ने अपनी साहित्यिक यात्रा कैसे शुरू की, क्या आपके मन में आया? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने ये सोचा साहित्यकारों के बारे में। देखिए, साहित्यकार तो एक कहते हैं ना, शिव की तरह होता है कि जो सारे समाज का गरल अपने भीतर पी जाता है और समाज का भला करता है। तो आपका ये जो प्रश्न है, मैंने कब से शुरुआत किया, मुझे लगता है कि कोई भी कला प्रेमी होता है, कलाकार होता है, ये जन्म के साथ ही उसके भीतर आ जाता है। तो जब मैं 14 वर्ष की थी, मैं 9वीं कक्षा की छात्रा थी, तो मेरे भीतर कविता प्रस्फुटित हुई। तो शुरुआत वहीं से हुई। मैंने एक कविता लिखी थी, आगमन की कल्पना। बारिश की बूंदें जो थी वही मेरी प्रेरणा बनी कविता के। उसके पश्चात मैंने मुड़कर नहीं देखा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आपको बधाई भी, और आगे भी आपकी यात्रा ऐसी सुखद रहे और हम आपसे सीखते रहे। मैं आगे भी जानना चाहूंगी मैम कि जैसे हम रचना करते हैं तो क्या साहित्यकार अपनी कल्पना से ही लिखना चाहिए या समाज के जो विडंबनाएं हैं, जो कुरीतियां हैं, उन पे भी फोकस करके, लेकिन अपनी भाषा कैसी रखनी चाहिए? क्या संदेशप्रद होना चाहिए या थोड़ा सा व्यग्र होके या उत्तेजित होके लिखना चाहिए? किस तरह का भाव रखना चाहिए? देखिए, मुझे ये साहित्य सृजन करते हुए बहुत एक लंबा अरसा हो गया, मुझे लगता है 30-35 साल हो चुके हैं। तो मैंने इतना कुछ लिख लिया, कविता, कहानी, उपन्यास और यात्रा संस्मरण। तो मेरा, आपने जो सवाल किया है ना कि इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यथार्थ, ये जो कलम है, कलम की जो धार है, यथार्थ को उठाना चाहिए। उसके अंदर कल्पना जरूर मिलाइए। कल्पना क्यों मिलाते हैं? ताकि वो सुंदर बने। लेकिन यथार्थ के बिना आप खाली काल्पनिक अगर कर देते हैं तो आपने सुना होगा परिकथाएं, तो परिकथाएं हो जाती हैं। लेकिन साहित्यकार परिकथाएं नहीं रचता है, क्योंकि उससे तो यथार्थ दिखाना है, लेकिन कल्पना की थोड़ी सी चाशनी में लपेट के, थोड़ा आवरण लगाकर यथार्थ मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा होना चाहिए। मैंने अभी तक जितना भी साहित्य रचा, यथार्थ के बहुत 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 करीब था। तो यही कारण है कि मुझे कल्पना लोक की जो रचनाएं होती है, मुझे ज्यादा प्रभावित नहीं करती। अब दूसरी बात आपने पूछा है कि संदेश होना चाहिए। देखिए, साहित्यकार का कहते हैं ना कि सबसे पहला कर्तव्य और सबसे आखिरी कर्तव्य ये होता है कि समाज को आईना दिखाना, क्या हो रहा है प्लस क्या होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि हम सरल शब्दों में कह दें या उसको बोले कि ऐसा होना चाहिए, नहीं। ये जो शिक्षाप्रद, संदेशप्रद है, ये छुपा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपने डायरेक्ट शिक्षा कर दी तो वो बच्चों के लिए हो जाएगी। देखिए, बच्चों को आप शिक्षा दे, बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप बड़ों को कैसा समझाएंगे? कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से छिपा हुआ संदेश उसमें जरूर होना, इशारों में। जी, जैसे हम गजल में कहते हैं कि इशारों में बात करते हैं। जी, वो ज्यादा वजनदार होती है। क्योंकि उससे क्या होता है,
हमारे जो दिमाग होता है, जो विचार होते हैं, वो ना ऐसे बदलते हैं धीरे धीरे कि पता भी नहीं चलता। ये कारण। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ ही सवाल है कि आजकल हर घर में संस्थाएं भी खुल रही हैं और हर घर में कवि भी पैदा हो रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, और सब लिख रहे हैं, तो क्या वो लिखने से पहले क्या उन्हें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए कुछ? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपने यही कहा कि जैसे हर गली में, हर नुक्कड़ में ये सब हो रहा है। मैं आपको एक बात कहती हूँ कि हर क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। देखिए, कोई डॉक्टर है, तो क्या आपको लगता है डॉक्टर ऐसे ही बन गए? पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसीलिए जो भी साहित्यकार है, जो लेखक है, उसको अपने क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना बहुत 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 जरूरी है। आपके मंच के माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि इतना सारा पढ़ना हो, पढ़िए, इतना सारा पढ़िए, तभी आप इतना सा लिख पाएंगे। जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, जब आपको शब्दों का ही ज्ञान नहीं है, जब आपको भाषा का ही ज्ञान नहीं है, तो बताइए आप क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। जो भी नव लेखक है, मैं उनसे एक ही ये कहना चाहूंगी, एक बहुत पते की बात कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप पुस्तकों को पढ़ना सीखिए, उसके बाद गुनना सीखिए, उसके पश्चात कलम को हाथ लगाइए। और इससे मतलब सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि ठीक है, हमने लिख लिया, हमने सटीक भी लिखा, यथार्थ भी लिख लिया, तो क्या आपको एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए लिखने के लिए, या फिर आप केवल लिख रहे हैं, हम अपना नहीं रहे, ऐसा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। क्योंकि देखिएगा, फिर वही बात मैं कहती हूँ, जैसे एक डॉक्टर है, सबसे पहले कहते हैं डॉक्टर भगवान है, लेकिन आप जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं? सब चल रहा है। बिल्कुल वही लेखक है। लेखक को सहृदय होना चाहिए। वो निराला की जो सरस्वती वंदना है, उसमें यही तो लिखा है, विनम्र होना चाहिए, सहृदय होना चाहिए, इंसानियत उसके अंदर होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि जैसा भी इंसान होगा ना, उसकी जो लेखनी है, उसके जो गुण है, वो कहते हैं ना, अपने आप उसकी लेखनी में उतर आते हैं। अगर आप घमंडी हैं, अगर आप बेईमान हैं, अगर आप रिश्तों को नहीं समझते और आपने कुछ लिख दिया रिश्तों को के बारे में बहुत अच्छा, तो मैं कहती हूँ कि आप थोड़े समय पश्चात पाठकों को समझ में आने लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो लेखक है, ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे इसने लिख दिया। सच्चाई बयान करना। तो इसलिए सबसे पहले हृदय को साफ करना लेखक के लिए जरूरी है। उसके पश्चात अगर आपका हृदय साफ है, आप ईमानदार है, आप में इंसानियत है, मानवीयता है, तो वही के वही गुण आपकी लेखनी में उतरते चले जाए। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये दोनों बातें जैसे कहते हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कि पढ़ना जरूरी है और सहृदय होना जरूरी। तो मुझे लगता है कि पढ़ेंगे तो आप में ये सब भावनाएं, ये सब पैदा होंगी, या आप सहृदय बनेंगे और एक दूसरे के का ध्यान रखने वाले, एक दूसरे प्यार, जैसे कहते हैं ना, प्यार, करुणा, दया, ममता, ये सारे भाव पैदा होंगे। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब। तो बॉटम लाइन ये है कि पढ़ना जरूरी है आज के। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, आपको उस क्षेत्र का अध्ययन जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। देखिए, एक तो होता है ना नैसर्गिक, हमारे अंदर नैसर्गिक गुण। जैसे मैंने बताया, मैंने बचपन में कविता लिखी, क्योंकि जब मैंने लिखी उसके बाद मुझे लगता था, अरे मतलब ऐसे भाव तो किसी ने लिखे नहीं होंगे, तब मैंने भी यही सोचा था। लेकिन धीरे धीरे मैंने तो लाइब्रेरी, जितनी पुस्तकालय कह दीजिए, छान मारी मैंने अपने जीवन में इतनी पुस्तकें पढ़ी हैं, इतनी पुस्तकें पढ़ी हैं, आप सोच नहीं सकते। बहुत अच्छी बात है। उसके अतिरिक्त मैं एक और संदेश देना चाहूंगी कि आप जैसे विश्व पुस्तक मेले में जाते, कहीं जाते, किताबें जरूर खरीदें। पढ़ने के पश्चात अपनी अलमारी में रखिए। आपको लगता है कि ये आपको कुछ वर्षों में काम देने वाली है, तो रख लीजिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको लगता है 5 साल के पश्चात आप लाइब्रेरी को, आपके पास बहुत सारी पुस्तकें, तो बांटिए उनको। मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने तो सालों से, आप सोचिए, आपको लगता होगा मेरे पास तो भंडार होना चाहिए। मैंने देखा बड़े बड़े लेखकों के पास भंडार है, मेरे पास कम पुस्तकें मिलेंगी आपको, क्योंकि मेरा काम है बांटी। मेरे पास जितनी पुस्तकें मैंने खरीदी है अपनी जिंदगी में, उनको मैंने कोई पुस्तकालयों में दान दिए हैं। कोई मेरे मित्र आते हैं कि उनको आप ये ले जाइए, ये ले जाइए, ये ले जाइए। कहते हैं ना कि नदी का बहता पानी होना चाहिए, तालाब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल। और जो मैं ये भी जानना चाह रही थी कि जैसे कि कई संस्थाएं आपने देखी है कि हर दिन
हमारे यहाँ नई नई संस्थाएं उग रही हैं। तो कुछ संस्थाएं मैं चाहूंगी या तो आप नाम ले लें किसी का कि कौन सी अच्छा काम कर रही है, मतलब साहित्यकारों को आगे लाना, समाज सेवकों को आगे लाना, बच्चों को नई दिशा दिखाना, ये मुझे लगता है काम होना चाहिए संस्था का। तो कौन सी है, या संस्था को और किस दिशा में काम करना चाहिए संस्थाओं को? जी, जैसे हमारी ये नई संस्था है तो किस तरह से हम आगे जाएं? जी, आपकी संस्था क्या नाम? सृजनिका। सृजनिका। देखिए, आपने तो नाम ही इतना सुंदर चुना है। सृजनिका। आपके इस नाम के अंदर ही सब कुछ निहित है। सृजनिका, सृजन करना, सृजन, सृजन, निरंतर सृजन। विनाश ही होता रहेगा तो सृजन कहाँ से होगा? देखिए, संस्थाएं बहुत है फरीदाबाद में। आज से 10 साल पहले समझ ले, कोरोना काल से पहले नई दिशाएं हेल्पलाइन में चलाती रही हूँ वर्षों तक। और अब मैंने क्या किया, उसकी पत्रिका भी मैंने निकाली थी, संपादन भी मैंने किया था। लेकिन कोरोना के बाद समय बहुत बदल गया, तो उसके पश्चात मैंने पूरा फोकस अपनी पुस्तकें लिखने पर डाल दिया। उससे पूर्व मेरी 6 कहानी संग्रह, कुछ उपन्यास आजकल, लेकिन इन 4 वर्षों में मैंने अब पूरा, जो कहते हैं ना, पूरा फोकस कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि नई दिशाएं हेल्पलाइन तो वो ऑनलाइन तो काम कर रही है, लेकिन जैसे आपने शुरू की वो कम हो गया हमारा। पर क्योंकि कहते हैं ना कि बदलाव प्रकृति, कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो हमारी उसमें ये परिवर्तन आया। अब आपने शुरू किए, आपने एक ग्राउंड लेवल पे शुरू किए, क्योंकि आप साहित्यकारों के साक्षात्कार लेती हैं, आप काव्य गोष्ठियां भी करती हैं, उसके अतिरिक्त साहित्यकारों के अलावा म्यूजिक। तो सरस्वती माँ तो आप जानते ही हैं, कला और साहित्य की देवी हैं, संगीत की देवी हैं। तो आपकी सृजनिका में ये तीनों बातें। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप बहुत सारे लोगों को साथ लेकर, युवा पीढ़ी को साथ लाएं, पुराने लोगों को साथ लाएं। उससे क्या होता है कि एक दिशा मिलती है। तो फरीदाबाद में तो बहुत सारी संस्थाएं, सबसे बड़ी, अभी पीछे भी बात हो रही थी मेरी, शीर्षक से हमारी मित्र आई थी, तो यही बात हो रही थी कि फरीदाबाद में बहुत सारे साहित्यकार हैं, सबसे ज्यादा फरीदाबाद है। हरियाणा की बात करते हैं, और एक है सिरसा में बहुत सारे हैं, और एक और बता रहे थे, वहाँ तीसरी जगह थी रोहतक में शायद, नहीं, गुड़गांव में। क्योंकि फरीदाबाद बाबा फरीद की नगरी है, सूरदास जी की यहाँ आपको पता है स्मृति स्थल है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कुछ तो असर होता है ना, मिट्टी का असर है ना। तो यहाँ साहित्यकार बहुत है, और सब अपनी अपनी हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई नहीं रुका, कोई गजलों में माहिर है, कोई गीतों में माहिर है, कोई गद्य में माहिर है। तो सभी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा बीड़ा उठाया है कि आप कहते हैं ना, छतरी के नीचे आप सबको लेकर आई हैं। तो ये नई संस्थाएं जरूर आनी चाहिए। क्या होता है ना, नई पीढ़ी है, नए विचार, अलग लोग हैं, आप उनको लेकर आई हैं। आप तो मेरे को लगता है कि संस्थाएं बनती रही नई, कहीं तो काम हो रहा होगा, कुछ तो कर रहे हैं वो। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो मैं तो बस यही गुजारिश करूंगी, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप बहुत उन्नति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब चाहूंगी कि आप थोड़ी अपनी उपलब्धियों के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए, देखिए प्रेरणा ले सके। उपलब्धियां तो मैं क्या बताऊं आपको, 36-37 अब तक पुस्तकें मौलिक आ चुकी हैं। उसके पश्चात मेरी जो है कविता, कहानी, उपन्यास, लघु कथा, लघु कविता, संस्मरण, यात्रा संस्मरण, ये मेरी विधाएं हैं। गजल में नहीं लिखती, हर एक का अपना होता है। उसके पश्चात मेरा अभी जो शुरू में मैंने पिछले साल काम शुरू किया है कि लघु कथाओं को मैंने अंग्रेजी में भी अनुवाद करना है। उसका कारण है, चाहे आप कितना भी कह लें, हिंदी बहुत आगे, मैं मानती हूँ हिंदी बहुत आगे, लेकिन जब हम अपने देश की सीमा को पार करते हैं, हमारे भारतीय वहां पर हैं, हमारे बच्चे वहां पर हैं, वो लोग नहीं, सच में नहीं पढ़ पाते। ये बात मैं सच कह रही हूँ, बोल नहीं पाते। तो उनको अपनी भारतीय संस्कृति से हम कैसे परिचय जोड़ने के लिए मैंने फिर अंग्रेजी को चुना। उसके पश्चात उर्दू में मेरा एक आया था कहानी संग्रह, उसमें 15 कहानियां थी। अब मैंने पंजाबी में भी कराई है। देखिए, मैंने खाली अंग्रेजी की बात नहीं करी, मैंने अपनी स्थानीय बोलियों की भी बात करी। उसके अतिरिक्त आपने शायद सुना सिराइकी बोली, मुझे पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, पाकिस्तान से जब पार्टीशन के समय में जब लोग यहाँ पर आए थे, हमारे बुरके आए थे,
तो सिराइकी बोली, मुल्तानी, डेरा गाजी और वो जो पंजाब प्रांत का जो था, उनकी अलग अलग बोली थी थोड़ी थोड़ी। तो उन सभी बोलियों को इन्होंने एक नाम दिया सिराइकी। अभी पीछे कुछ आपका हुआ भी था कुछ जी, तो 2 पुस्तकें मैंने अपनी लघु कथाओं की सिराइकी में मैंने खुद अनुवाद की। अच्छा, क्योंकि ये हमारे हमारे कर्ज है, ये हमारी जो माँ बोली। आप, मुझे नहीं पता आप कौन सी बोली से जुड़े हैं, आपकी मातृभाषा कौन सी है, लेकिन मेरे जो पुरखे हैं वो पाकिस्तान से आए थे। अच्छा। तो बस मुझे लगता था कि एक साहित्यकार होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी माँ बोली में कुछ तो लिखूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ये इस समय लिखा। उसके पश्चात आगे जो मैं पढ़ूंगी वो मैंने कहा है कुछ कविताएं जी मैं सिराइकी में दूंगी। जी। तो मतलब मैं 3-4 बोलियों को साथ लेके कुछ एक आध लाइन सुनाइए सिराइकी में। सिराइकी में जी। तुसा आए साढ़े घर तो मेरे को बड़ा चंगा लग्या। मैं तो यही चाहती हाँ तुसा आंदे रहो बार बार, साढ़े जेड़े घर को तुसा पवित्र करते रहो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपने बुलवाई दी। हालांकि हाँ तो कम बोलती हूँ, नहीं बोलती। जैसे जब मेरे दादा दादी थे वो बहुत बोलते थे। सोनीपत से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मैंने वही भाषा सुनी है, वही बोली सुनी है। तो घर में जो भी रिश्तेदार आते थे तो हम भी बोलते थे, दादा दादी कम, लेकिन अब कम हो गई है। लेकिन मुझे लगा नहीं, मैं कोशिश करूँ तो हो सकता है। तो इसमें प्रोफेसर चंद्र भानु आर्य जी ने मेरी मदद की, क्योंकि गलतियां उन्होंने निकाली। उन्होंने मुझे समझाया कि अंजू तुम्हारी कुछ छूट गया, काफी साल हो गया, पर मैंने कर हो लिया। जाएगा। लेकिन मतलब खुद ही अपना प्रूफ मैंने खुद बनाया, खुद उसको अनुवाद किया। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और कुछ हिंदी में सुना दीजिए, कविता या हाइकू लिखती हैं आप? नहीं, हाइकू नहीं लिखती। अच्छा, हाइकू नहीं लिखती हैं। मैंने अच्छा। तो ताका लघु कविताएं लिखी हैं। तो मैं आपको उस लघु कथाएं, इसमें ये पनीला प्रेम आप मुझे दे सकती हैं। ये चीज मैं आपको इसमें से एक दो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी। पनीला प्रेम के बारे में मैं, देखिए, नहीं मचाता शोर प्रेम, ये एक मैं लघु कविता सुनाती हूँ प्रेम के बारे में। देखिए ये मेरी अभी पुस्तक आई है कि कितना शोर है आज की दुनिया में, कितना शोर है आज की दुनिया में। शांत कोई नहीं, मौन कोई नहीं, यदि चुप भी बैठे हैं, यदि चुप भी बैठे हैं तो भीतर झंझावात है तगड़ा। यदि चुप भी बैठे हैं तो भीतर झंझावात है तगड़ा। डर लगता है अंतस में झांकने से, डर लगता है अंतस में झांकने से। गिरते पड़ते विचार भीषण नाद के साथ होते हैं आमादा बाहर निकलने को, होते हैं आमादा बाहर निकलने को। इस दौरान कर लिया प्रेम मैंने, इस दौरान कर लिया प्रेम मैंने, शांति से, चैन से और संतोष से। अब नहीं गूंजती आवाजें मेरे मौन में, अब नहीं गूंजती आवाजें मेरे मौन में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और चलते चलते मैं आखिरी कि हमारे बच्चों, युवाओं और जो साहित्य, कला, संस्कृति से जुड़े हैं, और हम चाहेंगे कि आगे भी जुड़े रहें, क्योंकि हमारी संस्कृति देश की बहुत ही समृद्ध है, उसको बचाएं। तो क्या संदेश आप देंगे कि कैसे युवा आगे बढ़ें और कैसे अपना भविष्य इस लाइन में बनाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहूंगी कि कृपया मोबाइल से दूरी बनाएं, जो बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप या मैं सारा दिन मोबाइल में लगे रहते तो हम लोग सृजन नहीं कर पाते। तो हम दोनों, तो हम यही सीख, सबसे पहली बात, मोबाइल है आपके काम के लिए। इसके माध्यम से पता नहीं हम कितनी जानकारियां जुटाते हैं, अपने लेखन के लिए कितना हमें इससे मार्गदर्शन मिलता है, वो कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि देखिएगा, भारतीय संस्कृति, ये जो भारतीय संस्कृति है, कहीं हमारे बच्चे इससे दूर जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, आप पुराना साहित्य अवश्य पढ़िए। जो भी नए लोग आ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो भी आप पढ़ें। लेकिन भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ छिपा है, अच्छी बातें। मतलब मुझे लगता है कि बहुत पुरानी बात बता रही हूँ कि ऋषि मुनि जो लिख गए हमारे, वो साहित्य ही तो था। बिल्कुल। आप रामायण ले लीजिए, आप भगवत गीता ले लीजिए, आप भागवत ले लीजिए, आप हमारे वेद उठा के देख लीजिए, ये साहित्य ही है। बिल्कुल। सूर पढ़े, मीरा पढ़े, कबीर पढ़े, बहुत कुछ है पढ़े। दूसरी बात यह है कि मैं एक चीज और कहना चाहूंगी युवाओं से, भाषा के बारे में बात करती हूँ कि
अब जो उसके अंदर अंग्रेजी जो मिला रहे हैं, कृपया वो ना मिलाएं। लिखते समय की मैं बात करती हूँ, मैं अंग्रेजी मिल रही है ठीक है, लेकिन रोमन लिपि का प्रयोग ना करें। क्योंकि मेरे पास पुस्तकें आती हैं पढ़ने के लिए, समीक्षा के लिए, उसमें कभी कभी ये लोग रोमन लिपि का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत बुरी बात बहुत है। खराब लगता है। जब आपके पास देवनागरी लिपि है तो रोमन का सहारा क्यों? अब हम नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा फिर? बाकी जो हिंदी भाषा आप जानते हैं एक समंदर है, बहुत बहुत बड़ा इसमें ब्रज भाषा, बहुत सारी बोलियां हैं, अंग्रेजी के कुछ शब्द समा गए। देखिए हमारा विशाल, हमारा हृदय कहते हैं ना, विशाल है सागर की तरह, सागर। तो वो सब हिंदी ही हो जाते हैं शब्द। लेकिन लिपि की मैं बात लिपि की। देवनागरी लिपि को जरूर अपनाएं। और साहित्य की साहित्य संस्कृति की जब मैं बात करी, भारतीय संस्कृति, कृपया उससे जरूर जुड़िए। देखिए बाहर से लीजिए, अच्छी बातें लीजिए, लेकिन जो हमारी कॉपी ना करें, बिल्कुल पाश्चात्य, अनुकरण कतई ना करें। अरे हमारा संगीत देखिए, ये तो सब जानते बहुत हैं, सुंदर है आपके यहाँ तो हमारा। बहुत आते हैं, कितना बहुत सुंदर मतलब है। शीतल कर देता है हृदय को। बिल्कुल। हमें वहां की तरह नहीं बनना, बाहर की तरह। वो तो इतने अकेले हैं, इतना आज भी साध है। आज भी हम एकजुट होके रहने में विश्वास कोई करते समस्या आती है, देखिए कितना सहारा चाहिए। हैं। बिल्कुल जब किसी भी समस्या से हम घिरे होते हैं ना, हम आसपास देखते हैं कि कोई हमें मेंटल सपोर्ट देता है। बिल्कुल। तो जब आप अकेले रहेंगे, अवसाद में रहेंगे, स्वार्थी होंगे, तो कौन आपके साथ आएगा? कोई नहीं आएगा। हमारी भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की वसुधैव संस्कृति है, कुटुंबकम। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। है ना? तो उससे जुड़िए, उनका साहित्य। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। और नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।